चलिए, तो कल यानी कि पिछली क्लास जो थी उस क्लास में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ने में नहीं आया। चलिए, पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको। जैसे पहला मिल्क, तो आपको ये बताना था कि ये मिल्क जो है वो क्या होगा, मतलब ये मिल्क होमोजीनस, हेट्रोजीनस, मिक्सचर, प्योर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट, आपने होमवर्क किया होगा। प्रणाम सर, पद्माक्ष खंडेलवाल प्रणाम, आपका स्वीकार किया जाता है। चलिए अगला कोलाइडल, नहीं अपन ने कोलाइडल की बात ही नहीं की ना, अपन को तो होमो, हेट्रो या फिर आपको जो है वो प्योर, ठीक है, इस तरह से नाम देने जो अपन ने कल लिखे थे। शांभवी, इमल्शन, हेट्रो, 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 होमो, हेट्रो, तो देखिए कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रो होते हैं, तो ये हेट्रोजीनस है। चलिए, ब्लड के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बताइए ब्लड क्या है। ब्लड, भुवनेश माथुर, वाह, उत्कर्ष प्रभात ने तो सारे आंसर लिख के दे दिए, बोला टेंशन ही नहीं है, जितनी आप दोगे वो सारे एक साथ लिख देता हूं मैं। यस ब्लड भी हेट्रोजीनस है। क्या है? हेट्रोजीनस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपसे पूछा था सोप। सोप क्या होता है बताइए। सोप एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या होगा? हेट्रो। इसके बाद मैंने बोला था आपसे कि कोल्ड ड्रिंक, आफ्टर शेकन और बिफोर शेकन, तो मैं यहाँ से बिफोर लिख रहा हूँ। चलिए बताइए, कोल्ड ड्रिंक जो है वो आफ्टर शेकन और बिफोर, आफ्टर बिफोर का डिफरेंस है। चलो बताओ, पहला वाला बताइए। इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड बोल रहे हैं। चलो, कोल्ड ड्रिंक आफ्टर शेकन, पता नहीं, वेरी गुड। अल्पना, हेट्रो, प्रज्वल हेट्रो, सुदर्शन हेट्रो, पप्पू कुमार, कैसे हैं पप्पू जी? सब ठीक है? घर पे सब सुरक्षित हैं? चलिए, देवांश, सौमित्र नायक हेट्रो, फर्स्ट हेट्रो, अनीशा यादव हेट्रो, इमल्शन हेट्रो, महनदीप परिदा हेट्रो। अब इधर देखो, कोल्ड ड्रिंक आफ्टर शेकन और बिफोर शेकन, तो आफ्टर शेकन हो जाती है हेट्रो, लेकिन अगर बिफोर शेकन बात करें तो बिफोर शेकन जो है वो ये क्या होगी? होमो। चलिए, अब हम इनके कैसे हुआ ये एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक, तो पहले कोल्ड ड्रिंक से चालू करते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम CO2 को भेजते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली में क्या होती है? पानी होता है, CO2 गैस होती है, और कुछ आपके क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके टेस्ट या आपके फ्लेवर या आपका कलर या स्मेल वगैरह देते हैं, तो वो सब मिक्स होते हैं। तो जब इनको पैक किया जाता है तो पैक करने पर जो है, इनको पैक करते समय इस तरह से प्रेशर करके गैस को भेजा जाता है कि वो जो गैस होती है वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर जगह अगर, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो होमोजीनस मिक्सचर है। तो जब आप बिफोर शेकन लेते हो तो होमोजीनस है, क्योंकि CO2 हर जगह इक्वल होती है। लेकिन जब आप आफ्टर शेकन करते हो, यानी आपने उसको हिला दिया, ऐसे आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के लाते हो तो आप ऐसे शेक करते हो और ढक्कन खोलते हो, तो पूरी की पूरी CO2 जो है वो एक साथ बबल फॉर्म में ऊपर बाहर आती है।
और बाहर आने के बाद जब आप पियोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जब फर्स्ट सिप लिया तो थोड़ा सा आपको यहाँ गले में चरका चरका लगेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, लेकिन जब उसके बाद लास्ट बाइट पियोगे तो बिल्कुल मीठा मीठा पानी लगेगा, बिकॉज जो सारी CO2 नीचे थी वो सब ऊपर आ चुकी है। तो CO2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो गया। अनइक्वल हो गया इसका मतलब क्या हुआ? हेट्रोजीनियस। तो आफ्टर शेकन क्या हो गया? बोलो, आफ्टर शेकन क्या हुआ? हेट्रोजीनियस। बिफोर शेकन क्या हुआ? होमोजीनियस। बिफोर शेकन क्या हुआ? होमोजीनियस। तो पहले ये बताइए कि ये दोनों चीजें समझ में आएगी नहीं? जल्दी से बताओ। अनीशा यादव क्वेश्चन मार्क किस लिए बेटा? जल्दी बोलो। अमन गर्ग समझ में आया? आ गया? ऐसे लिखिए आ गया, समझ आ गया, ताकि मुझे भी समझ में आए। यस यस यस। भाई ये अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो पिछली क्लास में लिखा थे अनलाइक कौन कर देता है यार? मतलब पढ़ाया नहीं, उसके पहले ही अनलाइक हो जाता है, और लाइक जो है वो सिर्फ 54 होता है। तो जिसको लाइक नहीं होता वो वीडियो क्यों देख रहा होता है? यहां लिखा आ रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं ये, और ये लाइक वाला जो 54 दिखता है, और जो लाइव देख रहे होते हैं वो तो बहुत सारे दिख रहे होते हैं, और ये अनलाइक देखो तो 4 हो गए। अब अरे जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो तो सही। मुझे तो लगता है अनलाइक वाले भी क्या बैठे रहते हैं क्या, कि विदेशी जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं दूसरे बिठा दिए जाते कि साला अनलाइक कर दो इनका वीडियो, तो ताकि पढ़ा ही ना पाए ये। और लाइक साला कुछ होता नहीं है, वो देखो 4 अनलाइक हो गया अभी। कोई बात नहीं, चलो हमें अपना काम कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हो सकता है हमारा बेस्ट आपके लिए वो बेस्ट नहीं हो जो आप चाहते हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हम पूरी कोशिश करते हैं एज अ टीचर कि हम अपना बेस्ट दे सकें। परंतु आपको भी पता है कि 100% कुछ नहीं होता है, तो अगर हम आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम लिख के दें यहाँ पर, ताकि हम जिन्होंने भी अनलाइक किया है उनको हम कोशिश करेंगे हम सेटिस्फाइड कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब मिल्क की बात कर लेते हैं। अब मिल्क जो होगा, इसमें आपको डाउट आ रहा होगा, आपको डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये हेट्रो कैसे हुआ? मिल्क को तो जब हम डालते हैं देखते हैं तो मिल्क तो हर जगह सेम ही दिखता है मुझे, तो मेरे हिसाब से तो मिल्क क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो मिल्क जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए था, लेकिन आपने हेट्रो लिख दिया। ये समझ नहीं आया सर। अब देखो इधर, जब मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, आप समझ रहे हैं, फैट्स इन मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल इसके अंदर होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, और जब आप दूध को गर्म करते हो और गर्म करके जब उसे ठंडा करते हो, तो ठंडा करने पर ये जो हैवी मॉलिक्यूल्स है ये लेयर पे आ जाते हैं, जैसे हम देसी में मलाई कहते हैं, अगर आपको याद हो। और वो मलाई आप ऐसे उठाते होंगे बचपन में, अगर आपको याद होगा तो सीधा अंदर। किस किस ने किया है ऐसा? चलो बताओ। कई बच्चों ने किया होगा। ठीक है, फ्रिज में रखा रहता है दूध, फ्रिज खोला, उठाया और खा के भाग गए। तो वो जो हैवी मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल जिसे मलाई कहते हो, ये मलाई है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर इक्वल नहीं होता है, इसलिए हेट्रोजीनियस है। और एक खास बात आप बता दूं कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी है। क्या बोला, जल्दी बताओ? ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सब हेट्रोजीनस होते हैं। अभी नेक्स्ट डाउट आएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं? वेरी गुड, हमें समझ में आ गया। आपने समझाया है, समझ में क्यों नहीं आएगा? लेकिन सॉरी टू से सर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये भी डाउट आएगा अभी। तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या बोला मैंने, बताओ? ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिससे हमें पार्टिकल का जो साइज है वो आंखों से दिखाई ना दे। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वही आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे नमक को पानी में डाल के आप डिसॉल्व करो, तो जब आप नमक को
पानी में डाल के डिसॉल्व करेंगे, जब आप नमक को पानी में डाल के डिसॉल्व करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि सारा नमक पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या नमक के पार्टिकल आपको पानी में दिखाई देते हैं? नहीं, नमक के पार्टिकल आपको पानी में दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है? होमोजीनस। अब कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमें आंखों से पार्टिकल का साइज दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता। क्या बोला, जल्दी बताओ? दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता। इस बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक लाइपोफिलिक और एक लाइपोफोबिक। लाइपोफिलिक और लाइपोफोबिक। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, डर से हम दूर भागते हैं, है ना। तो लाइपोफोबिक वो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें हमें पार्टिकल का साइज दिखाई देगा आंखों से। लाइपोफिलिक, फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन, स्नेह। तो यानी ऐसे जो स्नेह यानी पास पास रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, तो पार्टिकल का साइज दिखाई नहीं देगा। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन वो हैं, दो तरह के होते हैं, एक लाइपोफोबिक, एक लाइपोफिलिक। लाइपोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया यानी डर, डर यानी दूर, यानी कि ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें हमें पार्टिकल का साइज आंखों से दिखाई देगा। और लाइपोफिलिक, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, स्नेह, तो वो आपको ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, जिसमें पार्टिकल का साइज। और एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो क्लियरली आपको पार्टिकल का साइज दिखाई देता है, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी को अगर आप पानी में डाल दें तो मिट्टी को पानी में डालने पर मिट्टी के पार्टिकल हमेशा पानी में दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमेशा ही आपको पार्टिकल का दिखाई देगा, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है। तो जब सस्पेंशन होगा तो क्लियरली हेट्रोजीनस, और जब ट्रू सॉल्यूशन होगा तो क्लियरली होमोजीनस। आपको डाउट सारे किस में आएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन में, क्योंकि कोलाइडल दो तरह के होंगे, एक जिसमें पार्टिकल का साइज आपको नहीं दिखाई देगा, एक जिसमें दिखाई देगा। अब जैसे मिल्क, मिल्क में आपको पार्टिकल जो है वो का साइज दिखाई नहीं दे रहा था, सब एक जैसे दिख रहे थे अंदर तो नॉर्मली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपने ब्राउनियन मोशन देखी हो, ब्राउनियन मोशन होती है जिसमें जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं और उन पर ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं लगता है। तो ब्राउनियन मोशन को देखने का एक तरीका सिंपल सा बताता हूं। सर्दियों में अगर हम उठते हैं तो रोशनदान जो होती है, खिड़की होती है ना, खिड़की में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से सनलाइट हमारे रूम में आती है। तो सनलाइट को जब आप देखोगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये पार्टिकल का साइज आपको दिख रहा है, इसे एरोसोल भी कह सकते हो आप। तो एरोसोल क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर कोलाइडल हो गया तो वह हेट्रोजीनस हो गया। क्या हो गया? हेट्रोजीनस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब मैंने क्या किया है कि अगर मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करूं तो टोटल हमारे पास 9 सॉल्यूशन होते हैं, और 9 सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन होता है गैस गैस सॉल्यूशन। गैस गैस सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होता है, और गैस गैस ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब गैसेज आपस में जब भी एक दूसरे में मिक्स होंगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इसलिए वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो 9 में से एक जो होगा हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और बाकी जितने भी होते हैं 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? 8। तो वो 8 टाइप के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके जो भी एग्जांपल है वो सारे के सारे क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। और इसके लिए आपको मैंने एक डीपीपी अपलोड की है, आप उस डीपीपी को लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उस डीपीपी का टेस्ट लूंगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के, और आपको ये बताना है कि ये वाला जो है वो होमो है या हेट्रो है, और अगर हेट्रो है तो कौन सा वाला है। जैसे उसमें एग्जांपल लिखा होगा इमल्शन, इमल्शन का एग्जांपल, उसमें लिखा होगा एरोसोल, तो एरोसोल का एग्जांपल। समझ गए? इस तरह की कैटेगरी और एग्जांपल दिए हुए तो आपको लर्न करके आना है। अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो आप डीपीपी लर्न करके आएंगे। डिफरेंस बिटवीन लाइपोफिलिक एंड ट्रू सॉल्यूशन। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो जनरली 10 to 1000 तक आता है। तो ये जो रेंज होती है 10 to 100, ठीक है, 100 to 1000 यहाँ तक की जो रेंज होती है उस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनको। ठीक है, तो ये आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। लास्ट पॉइंट दोबारा बोल दें,
लास्ट पॉइंट में दोबारा से बोल देता हूँ कि लाइपोफिलिक और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज जो होता है वो और कम होता है पार्टिकल का, और जो लाइपोफिलिक है उसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो जब आप आँखों की बात करते हैं तो आँखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप किससे देखोगे, किसी लेंस से या कोई भी जो डिवाइस होती है जिससे हम पार्टिकल को ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ देख सकते हैं, तो उस डिवाइस से आप उसको देख सकते हो, तो कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में वो दिखाई नहीं देगा। तो ये डिफरेंस आएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। क्लियर? नॉर्मल नेक्ड आई से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सर हाउ सोप इज कोलाइडल? कोलाइडल जो सोप होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरिएट, और सोडियम स्टीरिएट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो सोडियम स्टीरिएट जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है हर जगह। ठीक है, इसलिए सोप को कोलाइडल कहते हैं। समझ गए? अब अगला देखो ब्लड। अब ये सवाल है कि ब्लड कैसे आपका हेट्रोजीनियस है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ब्लड कैसे हेट्रोजीनियस है। जल्दी बताओ। COONA, नंदन बॉस, NaH नहीं। हाँ, हिमांशु शर्मा, प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगेशन, सोप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट। हाँ, ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं इसको। RBC WCR सस्पेंडेड प्लाज्मा डिफरेंस कंपोजिशन थ्रू ऑक्सीजन ऑफ CO2 नहीं। देखो यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो अगर हेट्रोजीनस बनाने का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा जो है, अगर आपने देखा हो ना प्लाज्मा क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्लाज्मा जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे प्याज को जब हम छीलते हैं तो प्याज का जो छिलका होता है ऊपर का, अगर इस छिलके को उतार के पानी में डाल दो हल्का हल्का और ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, तो वो जो प्याज का छिलका होगा उसके टुकड़े थोड़े 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 दिखाई देंगे। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से अनइक्वल होता है। ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देख सकते हो। दैट्स वाई ब्लड भी कोलाइडल के अंदर रखा जा सकता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोजीनस, क्योंकि उसमें प्लाज्मा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। क्लियर? अब आप DPP लर्न करके आएंगे, प्रॉमिस करो। हाँ, ये बिल्कुल सही, शशांक शेखर ने बिल्कुल सही लिखा, देखो। ठीक है, तो अब आप यह लर्न कर चुके होंगे मेरे हिसाब से जो मैंने बोला। क्लियर? देखो 131 लाइक है और 153 वॉचिंग है, यानी कि सिर्फ 131 बच्चों को ही पसंद आया वीडियो 152 में से। बाकी बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आया। ठीक है ना, वो लाइक भी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए 152 और 131, क्या 152 होते हैं ये? अभी भी एक बड़ा है बस, इतना बोलने के बाद भी हद है। कैसे IT करोगे भाई तुम? टीचर की बात ही नहीं सुनता कोई भी। टीचर की बात तो 2 साल माननी पड़ेगी आपको। जो टीचर कहेगा सिर्फ वही करना है, वही मानना है, वही सुनना है, सिर्फ वही करना है। तपस्या होती है ये तो। 2 साल तक आप अगर टीचर के अगेंस्ट जाएंगे तो IT कभी नहीं कर पाएंगे। 2 साल तक आपको सिर्फ टीचर की बात सुननी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा DPP लर्न करनी है तो DPP लर्न करनी ही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना आपको, वरना JEE नहीं क्लियर कर पाओगे। ये जो मटीरियल आपको दे रहे हैं ना, एक्चुअली आपको इन क्लासेस की कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही है शायद। ये वैल्यू आपको, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में कहा था कि ये आपको महीने भर बाद समझ में आएगा, जब आपको हर चीज़ को कितना क्रिस्टल क्लियर करते हुए टीचर चल रहे हैं। अब ये DPP लर्न करना ताकि आपको कभी भी इस तरह के सवालों में कोई डाउट नहीं आएगा। मैं अगली क्लास में मैं फिर इस तरह का होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो प्रॉमिस, वेरी गुड। ये भी सही कह रहा है। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था अब हम बात करते हैं जनरल केमिस्ट्री के अंदर। तो जनरल केमिस्ट्री की जो बात हो रही थी, तो जनरल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते थे तो अगला टॉपिक आता है कि एटम। व्हाट इज एटम? ठीक है, व्हाट इज एटम? तो अगर एटम की बात करें तो एटम क्या होता है? चलो बताओ, बोलो एटम क्या होता है? अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ मैटर।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो देखो एटम की डेफिनेशन ध्यान से सुने। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। और एटम जो है उसको अगर आप देखेंगे तो एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पता है कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते बताओ। अब आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका सिंबल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो तो E- होता है। अगर आपसे बोले कि नोटेशन क्या होता है, तो नोटेशन हमेशा ये होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन का आपसे चार्ज पूछा जाए तो वो आपका ये होगा कूलम में। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU अगर पूछा जाए तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसकी वैल्यू ये होगी माइनस। अब आपका एक होमवर्क है कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना ESU होता है, ये आप आइडेंटिफाई करके लाएंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद अगर मैं मास की बात करूं तो जो इसका मास होगा वो आपको कितना होता है बताओ, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम और 1/137 ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अगर इसको डिस्कवर किया था तो किसने किया था, थॉमसन ने। तो आपको हर एक फंडामेंटल पार्टिकल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नोटेशन क्या होता है, ये जो नोटेशन लिखा मतलब उसको डिनोट कैसे करेंगे अगर आप करेंगे तो ये तो एक प्रेजेंटेशन होता है सिंपल। नोटेशन से हमें ये पता चलता है कि इसका चार्ज -1 है और इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट 0 है। क्या पता चलता है बताओ, इसका यहाँ पर जो भी लिखा आता है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ जो लिखा रहेगा वो मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इसके नोटेशन से ये समझ में आएगा हमें कि यार 0 इसका मास होता है अप्रोक्सीमेट और माइनस जो है वो इसका चार्ज। चलो प्रोटॉन की बात करें। अब पहला प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P, यही आएगा प्लस कूलम प्लस 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, ये क्या हुआ इसका चार्ज। चलो मास बताओ, 1.6275 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्या ये सही है, जरा बताएं देख के। ये मैंने सही लिखा कि गलत लिखा है, चेक करें। शोएब अख्तर नो, क्यों, तो फिर सही क्या है आप बताओ। आरकादीप पोद्दार पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव की बात नहीं है। चलो अभी एक और लिखता हूं फिर उसके बाद बताना। न्यूट्रॉन, अच्छा इसकी खोज किसने की थी, चलो बताओ। प्रोटॉन का डिस्कवर कौन था, डिस्कवरर कौन है, लिख के बताओ। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था। बोलो। चैडविक, बहुत महान हो भाई चंचल, तुमने तो साला इतिहास बदल दिया बे। चैडविक रोएगा ऊपर से। गोल्डस्टीन, पप्पू कुमार गोल्डस्टीन, वेरी गुड। गोल्डस्टीन। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए। देखिए थॉमसन, वाह रे मेरे बेटा, ये कौन है, प्रियंवदा द्विवेदी, डिलीट मार दिया हो, पढ़ लिया पर हम। हुक्मचंद जगरोटिया, गोल्डस्टीन, गलत।
अब यहां देखेंगे हम रदरफोर्ड, प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी बताओ? रदरफोर्ड। अब यहां पर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम IIT JEE एडवांस में गोल्डस्टीन टिक करें या रदरफोर्ड टिक करें, क्योंकि कई सारी बुक्स गलत सलत बोलती हैं। आप अब मेरे पास भी 5 किताब ले आओगे कि साहब इसमें ये लिखा है उसमें ये लिखा है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। पहले ये समझना कि गोल्डस्टीन का कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, तो ध्यान से सुने। मैंने आपसे एक सवाल किया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन, ध्यान से सुनेंगे वापस वर्ड प्रोटॉन, तो आंसर है रदरफोर्ड। अब ये प्रोटॉन पाया कहां जाता है? तो मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन जो पाया जाता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। तो जरा आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसको चेक करके देखना। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जब वो पार्टिकल गए थे अल्फा पार्टिकल, तो सीधा सेंटर से वापस टकरा के आ गए थे। तो रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम के सेंटर का पॉजिटिव चार्ज ही तो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन ने एक एक्सरे ट्यूब ली ऐसे, और यहां एक प्लेट लगा दी थी ऐसे, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं ऐसे ही। तो उसने जब पाया तो उसने क्या पाया कि पॉजिटिव रेज एक पर्टिकुलर जगह जा रही थी, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। अब आप समझे जो मैंने कहा? तो गोल्डस्टीन अगर आता है तो उसका आंसर जाता है कि पॉजिटिव रेज या एनोड रेज की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी, ये आंसर जाएगा। क्लियर सबको? सुकृत कुमार शानू, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग सर, योर स्टूडेंट फ्रॉम 2010 बैच बंसल क्लासेस, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखो आर्कादीप पोदार ने लिखा, ने लिखा कि कैथोड रेज, अरे कैथोड अलग होती है, एनोड रेज की खोज की थी। ठीक है, तो अब क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से कि न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन थे? बोलो, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज करने वाले भी कौन थे? रदरफोर्ड। लेकिन न्यूक्लियस बनाने वाले कौन थे? 5 डायरेक्टर। न्यूक्लियस बनाने वाले 5 डायरेक्टर थे। विशाल जोशी सर फिजिक्स, अमित गुप्ता सर फिजिकल केमिस्ट्री, अखिलेश कांथेड़ सर मैथमेटिक्स, अमरनाथ आनंद सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, SKM सर। ठीक है, तो न्यूक्लियस बनाने वाले 5 थे और न्यूक्लियस की खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। तो आपको खोज पता चल गई इसकी। चलिए अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन पहला, इसका चार्ज क्या होता है? 0। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी? चैडविक। किसने की थी? चैडविक। किसने की थी? बोलो, चैडविक ने। वेरी गुड, जेम्स चैडविक। चार्ज 0 है, मास इतना होता है। ठीक है, चार्ज तो 0 हो गया, मास ये हो गया। अच्छा, खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब एक सवाल पूछेगा कि ये जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड ऑफ एटम या इनसाइड ऑफ एटम? तो आपको पता है सब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटम के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल में रहता है बाहर। ठीक, तो ये आपको इंफॉर्मेशन छोटी छोटी मैंने दी थी, और वो काई की इंफॉर्मेशन थी बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब आगे की बात करते हैं अपन। एटम का प्रेजेंटेशन, ये आपका Z होता है और ये X होता है। तो बताओ Z क्या होता है? Z होता है इसका एटॉमिक नंबर, A क्या होता है इसका? मास नंबर। Z क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A क्या होता है? मास नंबर, नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो क्या मैं A माइनस जेड कर सकता हूं? बताओ, हाँ या ना? बोलो। ये लिखा जा सकता है। अब हमें जो एटम के बारे में पता चला वो ये पता चला ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर है। तो कोई भी एलिमेंट जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो यहां जो नंबर लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा और वहां जो लिखा होगा उसका वो मास नंबर होगा। क्लियर? अब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी एटम से रिलेटेड होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहला आइसोटॉप। चलो बताओ आइसोटॉप क्या होता है? ये भैया अब थोड़ा कमेंट पे कंट्रोल करो। सोहन, श्री, समंथ, रमेश, वैदमाली, बाप रे गजब कर रहे हो भाई तुम। इधर ध्यान दो। शोएब अख्तर, हाँ सेम एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। किसका? गुलाब जामुन का। सेम जेड डिफरेंट ए है। पद्माक्ष खंडेलवाल, किसका? गुलाब जामुन का। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट, किसका? रसगुल्ले का। सेम एटॉमिक नंबर मास, किसका? अबे किसका सेम? इस सैनिटाइजर का ले लें, इस सैनिटाइजर का सेम नंबर ले लें। क्या कर रहे हो? कुछ तो लिखो ढंग से। किसका सेम नंबर? ये ऋषभ बदेरिया, इसने सही लिखने की कोशिश की है, वेरी गुड। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कुछ कुछ सही आ रहा है। नहीं इधर देखो, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। क्या आइसोटॉप में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग क्या बोलते हैं? सेम। अब वो सेम में भूल जाते, किसका सेम, क्या सेम, कौन सेम। तो यहां पर ध्यान रखना, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उन्हें आइसोटॉप कहा जाता है। वापस से लैंग्वेज बोल रहा हूं, ये फर्स्ट लाइन जो होती है ना, वही आप नहीं ध्यान रख पाते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स। ये जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। प्रोटॉन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। क्लियर? अब आपसे पूछेगा इसके अंदर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। चला बताओ। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा एक बात याद रखेंगे, किसी भी न्यूट्रल, यहां कोई चार्ज नहीं है ना, किसी भी न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो एक है, मुझे पता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। इसी तरह से यहां पर भी एक एक, यहां पे भी एक एक। न्यूट्रॉन की बात करूं तो अभी बताया था, इसमें से इसको माइनस करते थे 0, इसमें से इसको माइनस करते थे 1, इसमें से इसको माइनस करते थे 2। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। क्लियर सबको? जशन सिंह, क्या नाम है आपका? जसदीन सिंह, विच चैप्टर इज दिस? तो आपको बता दें जनरल केमिस्ट्री चल रहा है, जहां पर मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी सारी जनरल केमिस्ट्री को क्लियर कर रहा हूं। आइसोटॉप समझ में आ गया। अब आइसोबार, आइसोबार बताओ। चलो डेफिनेशन लिखो। अल्पना पांडे ने सही लिखा, वेरी गुड अल्पना जी, आपके लिए तालियां। ऋषिकेश, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम। देखो मास नंबर अगर सेम है डिफरेंट एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर तो अलग होगा ही सही, क्योंकि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। लेकिन मास नंबर अगर सेम आ रहा है, जैसे ये 19 और ये 20, और ये कैल्शियम है, कैल्शियम का यहाँ कितना आएगा 40, यहाँ भी कितना आएगा 40। हमेशा याद रखना मास नंबर राउंड फिगर में लिखेंगे
ठीक है ना, और मास जो होता है वो आपके पॉइंट्स में होता है। क्लियर? जैसे आपको डाउट आएगा अभी पोटेशियम का तो 39.99 समथिंग हमने पढ़ा था, आपने 40 कैसे लिखा? तो वो जो आपने पढ़ा है उसने बुक में मास नंबर नहीं लिखा, उसका मास लिख दिया है। मास अलग चीज होती है, मास नंबर अलग होता है। ठीक है, मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से होता है, और मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। वो सब आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं लाएंगे आप। क्लियर? आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? बहुत सिंपल है, ऐसी स्पीशीज मतलब क्या होता है जिसमें सब आ गए, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो। स्पीशीज बोलते हैं क्या क्या हो गया उसमें कवर, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो। क्या होगा वो बताओ? स्पीशीज। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम और लिथियम प्लस, आप बताओ इसके अंदर कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चलो बताओ। अश्विन अग्रवाल थोड़ी देर वेट करेंगे अभी। पद्माक्ष खंडेलवाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड पद्माक्ष, आपके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। चलिए, क्या ये हैं? जल्दी से बताएं। शाओमली यस, वेरी गुड। पद्माक्ष खंडेलवाल नो। गुणित श्रीवास्तव यस। वंस अगेन एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे बहुत आसान है नितेश, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए बस। पद्माक्ष ने सॉरी बोल दिया, इट्स ओके बेटा, आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया गया है अब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक ना करें। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जिसने बोला रिपीट उसके लिए वापस बोल रहा हूं कि भैया ऐसे, जल्दी बोलो, ऐसे स्पीशीज यानी कोई भी जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, अगर उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट कर लोगे तो वो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है आपको। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम 2। इसका होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जितने मैंने कहा था प्रोटॉन है उतने तो होते ही हैं, 2। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, तो 3 अगर है प्रोटॉन, लेकिन अगर एक प्लस आ जाता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अगर प्लस आ गया तो, माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। जितने माइनस दिखते जाएं उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, जितने प्लस है उतने निकल जाते हैं। तो अगर यहां देखें तो 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 क्या होने चाहिए थे इसमें? प्रोटॉन। और 3 ही क्या होने चाहिए थे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक प्लस आ गया तो यहां से एक प्लस आ गया तो हट गया वो एक प्लस, तो यहां क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए नहीं हुए? अब देख के बताओ, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अब एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए बेटा, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, देखें इसमें 7 होते हैं, इसमें 8 होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 7 तो ये थे और 3 माइनस हुए तो कितने हुए? 10। 8 और 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? 10। अगर मैं फ्लोरीन माइनस लेता हूं तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ, क्योंकि फ्लोरीन में 9 होता है, एक और आ गया तो 10। नियोन लेता हूं तो नियोन का एटॉमिक नंबर तो वैसे ही पता है 10। सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2,
और एल्यूमिनियम +3। चलो बताओ, सोडियम प्लस में 10, क्योंकि 11 इसका है, 12 इसका, 13 इसका। 11 में से 1 गया तो 10 बचा, 12 में से 2 गए तो भी 10 बचे, और यहाँ भी 10 बचे। तो अब आप सोच सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें, सब में 10। क्या दिखाई दे रहे हैं सब में, 10। तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्लियर सबको, बोलो। अब ये तो थी आपकी एक डेफिनेशन। अब आजकल नाउअडेज आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन को भी एक्सटेंड कर लिया गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन जो है उसको भी एक्सटेंड किया गया है, और अब नई डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो भी आपका उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, तो उसमें आपको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डाउट अभी नहीं पूछ सकते आप कि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, शाओमेली ने सही बोला है कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको भी क्या कहा जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेटेस्ट डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। अगर जेईई एडवांस में सवाल आ गया जिसमें एक ऑप्शन आ रहा है वैलेंस से सेम और एक ऑप्शन जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेम, और सिंगल करेक्ट आ गया क्वेश्चन, तो हम क्या टिक करेंगे, तो हम टिक करेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेम आ रहा है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन ही जनरली चल रही है अभी तक, और जनरली वही मानी जाती है। लेकिन अभी नई डेफिनेशन है ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में मानी जा रही है। तो कई बार क्या क्वेश्चन बनाते समय हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में थॉट ना आए मॉलिक्यूल का, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन वहां आ सकता है। तो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कंफ्यूजन आता है तो आप आंसर टिक कौन सा करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हों। क्लियर। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद अगला आता है आइसो स्टर। चलिए बताएं आइसो स्टर क्या होता है, लिख के बताएं। बोले। सेम आइटोपिक। अश्विन अग्रवाल, नहीं पता। आर्यन शर्मा, अश्विन ने कुछ आंसर दिया है। आर्कादीप पोद्दार, सेम न्यूट्रॉन। नहीं बे, गड़बड़ा गए मामला, पता नहीं, बोल दो सर। सोहन, श्री, सामंत, रमेश, वेंदिमाली। नहीं, आइसोस्टर होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज जिसपे सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने। ऐसे स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, बोलो। आइसोस्टर। एग्जांपल है आपका CO2 और N2O। आपको ये बताना है कि क्या ये आइसोस्टर्स हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चलो ट्राई करो। क्या ये आइसोस्टर्स हैं? दीपक कुमार यस, अभिराज यस। इसके अलावा और कोई? चलिए, हीरालाल यादव यस, सोहन, श्री, समंत, रमेश, वैद्यमाली यस,
सपना सिंह नो, आर्यन शर्मा नो, ऋषिकेश नो, सोमाली यस, आर्यन यस, अल्पना यस, सौमित्र नायक या, ये स्पीशीज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा है अमनगर, पद्माक्ष खंडेल नहीं आया, पद्माक्ष यस। चलिए तो जरा देखते हैं एक बार, पहले तो आप इसमें मेरे को बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देख के बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एटम्स तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यार, 2 और 1 3, 2 और 1 3, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, आया ना, क्या बोला मैंने बताओ, इसके अंदर 6 ऑलरेडी होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होंगे, तो 8 इंटू 2 6 प्लस 8 इंटू 2 टोटल कितना हुआ बताओ, 22, वेरी गुड। इधर बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इंटू 2 तो ये हो गए प्लस 8 22, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22, तो ये क्या हो गया आइसोस्टर्स। अगला बताओ आइसो बार क्या होता है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो वापस। कोई डाउट नहीं है, चलिए शोएब अख्तर ने बोल दिया यस सही है, तो बस अब ठीक है शोएब अख्तर। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया कंप्लीट। चलिए आइसोबार क्या होता है बताओ आप। हाँ आइसोबार के अंदर कुछ नहीं है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है, गलत, अभी तो बताया था आइसोबार थोड़ी देर पहले, मास नंबर सेम होता है, भूल गए, देखो आप कंफ्यूज हो गए, सबने रटा रटाया आंसर दे दिया। पता है क्या दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, यही आईटी है। प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आप चल रहे थे, आपका माइंड क्या चल रहा था कि इन्होंने आइसोटोप पढ़ा दिया, इन्होंने आइसोबार पढ़ा दिया, इन्होंने जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दिया, अब तो सिर्फ न्यूट्रॉन वाला ही बचा है, तो इन्होंने न्यूट्रॉन वाला ही लिखा होगा, जबकि मैंने चालाकी से वापस आइसोबार ही लिख दिया जो पहले लिखा था। यही आईटी है, आपको एक्यूरेट बैठना है, कॉन्सेंट्रेट करके बैठना है, ठीक है, आपको प्री ऑक्यूपाइड माइंड से नहीं बैठना है। आप जेई में यही तो गलती करते हो, सवाल पढ़ते प्री ऑक्यूपाइड माइंड से कि यही पूछा होगा और आप टिक कर आते हो गलत, और घर आने के बाद आप जब चेक करते हो साला तो लगता है भाई ये क्या किया मैंने, तो बेटा यही आईटी है, क्या है, यही आईटी है। आपका प्री ऑक्यूपाइड माइंड नहीं चलेगा, आपका ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए आपका। किस किसने मिस्टेक की थी जल्दी बताओ, कि न्यूट्रॉन वाला ही सोचा था सबने, क्योंकि उनके दिमाग में फिक्स था कि हाँ अगला न्यूट्रॉन ही वाला होगा। हाँ भाई 10 मिनट और पढ़ाएंगे, सारी टर्मिनोलॉजी खत्म करनी है मुझे, अभी आइसो डायाफर भी बचा हुआ है ना, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे। अभी घर पे ही तो बैठे हो साले, कौन सा तुम्हें गड्ढा खोदने जाना है, जो किसने पूछा ये, और कितना टाइम लगेगा, ये हर्ष अग्रवाल। क्यों भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम है। चलिए तो यहां आइसोबार नहीं है, ये आइसो अब आएगा। आइसोटोन क्या होता है चलो बताओ, तो आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसे कहा जाता है आइसोटोन। ये बहुत अच्छा आंसर था, रतनमाला महाजन, बहुत बढ़िया आंसर। आपका आंसर को जो है वो पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ये आपने जो सोचा है ऐसा सोचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आइसोटोन भी हो गया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला आता है आइसो डायाफर।
अब ये आइसो डायफर क्या होता है, चलो बताओ। ऋषिकेश ने मिला है आइसोडायफर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम आइसोटोपिक नंबर। हाँ, सोमाली ने बिल्कुल सही लिखा है कि स्पीशीज, सोमाली स्पीशीज हैविंग सेम वैल्यू, इसकी जगह हम बोलते हैं सेम नंबर ऑफ n माइनस पी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो आइसो डायफर को क्या कहते हैं अपन, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे C16 और C14, और अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन लेता हूँ 7 और 714। सबसे पहले यहाँ देखना है आपको नंबर, ये क्या होता है, हैविंग सेम, ठीक है, वैल्यू कहो, नंबर कहो, सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, या इसको a माइनस 2z भी लिख सकते हो आप। मैथमेटिकली देखो जरा कैसे, कि n बराबर होता था a माइनस जेड, और यहाँ हम बोल रहे हैं n माइनस पी, तो n माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस जेड, और p जो होता है वो तो प्रोटॉन है यानी z ही है, हाँ है ना। तो अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दो, तो a माइनस माइनस जेड, तो क्या बनेगा a माइनस 2z। क्लियर। तो ये वैल्यू भी, इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं हम आइसोटॉपिक एक्सिस वैल्यू। क्या बोलते हैं, आइसो, बोलो, टॉपिक एक्सिस वैल्यू, ठीक है, या न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू। यानी कि आपसे बोलेगा स्पीशीज हैविंग सेम आइसोटॉपिक एक्सिस वैल्यू या सेम न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू। क्या बोला जल्दी बताओ, सेम आइसोटॉपिक एक्सिस वैल्यू या सेम न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू, उन्हें क्या कहा जाता है जल्दी बताओ। हाँ, आइसोडायफर। अब मेरे को आपको ये बताना है कि क्या ये आइसोडायफर है, चेक करके बताओ। हाँ शिफा खान, वंस अगेन, कुछ नहीं कहा मैंने, n माइनस पी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये n माइनस पी की वैल्यू को हम a माइनस 2z भी करके लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं कि n बराबर, अपन ने अभी पढ़ा था वो था a माइनस पी, पी मतलब प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, z लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला था n माइनस पी, पी की जगह z लिखा, और z जो है, बोलो, ये फॉर्मूला था आपका n बराबर a माइनस जेड, तो n की जगह में a माइनस जेड भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस n की जगह। तो जब मैंने n की जगह यहाँ a माइनस जेड रखा, तो यहाँ पर ये वही तो हो गया a माइनस जेड आया ना। तो ये आप सॉल्व करोगे तो a माइनस 2z हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आइसोडायफर भी हो गया। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, और वो ये, इनसे सवाल कैसा आएगा जेई में, आपने ये पढ़ाया क्यों, ये तो बता दो। ठीक है भैया, किस किस को समझ में आ गया जल्दी बताओ फटाफट। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊं आइसोडायफर, क्योंकि सवाल आएंगे। अब आइसोडायफर फील नहीं आया, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, अभी सवाल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड है, आपको वो स्पीशीज दे देगा और कहेगा कि क्या ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे की आइसोडायफर हैं क्या, तो आपको बोलना है हाँ आइसोडायफर हैं। कब, जब उन दोनों का n माइनस पी यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम आ जाए।
समझिए, इस पे हम सवाल करेंगे अभी अच्छे अच्छे टफ सवाल। जैसे अल्फा, ये होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है 2He4। ठीक है, जब हम कभी किसी x में से मान लो अल्फा निकाल दें तो बताओ यहां क्या लिखेंगे हम। तो जब भी अल्फा निकलेगा तो अल्फा का मतलब होता है 2He4, यानी कि यहां से 2 निकले, यहां से 4 निकले, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि x, यहां आएगा z, यहां आएगा a-4 और यहां क्या आएगा a-z-2 या z+2। बताओ क्या आएगा, क्या ये मैंने सही लिखा है? हर्ष अग्रवाल, सर मेरे को समझ नहीं आया। बेटा आपको क्या समझ में नहीं आया? लिखना पड़ेगा, सर मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन क्या? पप्पू कुमार, नहीं समझा? क्या नहीं समझे बेटा? लिखना पड़ेगा। पप्पू कुमार, क्या समझ में नहीं आया बेटा? लिखना पड़ेगा। आइसोडायाफर की डेफिनेशन पहले आपको याद होनी चाहिए, इसी के बाद मैं आपको समझा पाऊंगा। सबसे पहले आज घर जाएंगे, घर जाकर सिर्फ मेरा ये लेक्चर दोबारा सुनेंगे और इसमें जो आइसोडायाफर को मैंने एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझेंगे। आपको पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने आइसोटोप तो 9th-10th में पढ़ा हुआ था, तो आप नींद में भी हाँ 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 सर 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 सर, ठीक है, आपने कोई स्ट्रेस नहीं दिया अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को। लेकिन जैसे ही आइसोडायाफर आया तो आप उस कंफर्ट जोन में थे आइसोटोप वाले में, और वो कंफर्ट जोन अचानक से छिन गया आपका और आप परेशान हो गए। तो मैं दोबारा क्यों समझाऊं? मैंने तो वीडियो बोल रखा है 3-3 बार, तो आप एक बार घर जाके नहीं सुन सकते दोबारा वीडियो आइसोडायाफर के? और जब मैं अगली क्लास में सवाल दूंगा, कैसे कैसे सवाल आएंगे वो सुनो, कि ये कंपाउंड और ये, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट न्यूक्लियाई। और ये होता है डॉटर न्यूक्लियाई। अब आपसे सवाल क्या पूछा बताओ, कि पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई क्या एक दूसरे के आइसोटॉप हैं? पहला। दूसरा, क्या एक दूसरे के आइसोडायाफर हैं? ये आपका होमवर्क है कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? क्या ये एक दूसरे के आइसोटॉप हैं? क्या ये दूसरे के आइसोडायाफर हैं? समझ रहे? ये आपको निकाल के लाना है, ठीक? तो ये होमवर्क आपका है, आपको इस होमवर्क को कंटिन्यू करना है। क्लियर सबको? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इससे सवाल बनेंगे अगली क्लास में जो आपसे नहीं बनेंगे, तो आप इस लेक्चर को दोबारा से पढ़ें। ये लिखा है इसने, सॉरी सर मेरे को आइसोडायाफर समझ में नहीं आया, तो लेक्चर दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। हर्ष अग्रवाल, आप प्रॉमिस? तो नेक्स्ट क्लास में जब सवाल दूंगा तो सबसे पहले हर्ष अग्रवाल करके बताएगा, ठीक है ना बेटा? तो आइसोडायाफर आप पढ़कर आएंगे, मैं अगली क्लास में फिर समझाऊंगा इसको, आइसोडायाफर को, ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।